साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक रचनाओं पर संक्षेप में चर्चा हो चुकी है। आज खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक वे चार नायक जिनका कि खड़ी बोली के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उन पर हम चर्चा करेंगे। वह ऐसे नाम हैं जिनको आपने माध्यमिक कक्षाओं में सुना होगा, पढ़ा होगा। वह चार नाम हैं वरिष्ठता के क्रम में। सबसे पहले मुंशी सदासुखलाल नियाज, नंबर 2 इंसाल्लाह खां, नंबर 3 लल्लू लाल और नंबर 4 सदल मिश्र। तो खड़ी बोली के विकास में इनका क्या योगदान रहा है, इनका भाषाई दृष्टिकोण क्या रहा है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, आज की क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सीधे चर्चा से जुड़ते हैं और देखते हैं खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक चार नायकों में से प्रथम। यहाँ यह भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने कहा कि वरिष्ठता के क्रम में, तो यह भी जानना आवश्यक है। आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सदासुखलाल जी, फिर इंसाल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल मिश्र। यह क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले जो सबसे वरिष्ठ इन चार नायकों में हैं वो है मुंशी सदासुखलाल। इनके बारे में चर्चा करते हैं। मुंशी सदासुखलाल, इनका उपनाम नियाज था, यह भी जान लीजिए। एक तथ्य, और साथ ही मैंने लिखा इसीलिए है कि जैसे भी मैंने कहा ना कि संक्षेप में विषय का साहित्य जो है अथाह है, अपार है, महासागर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल हिंदी गद्य को मैं पढ़ाने लग जाऊँ बहुत विस्तार में तो मेरा जीवन तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जो आपके लिए उपयोगी है उसी पर चर्चा होगी। लिखने से यह है कि महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होते हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो कोशिश होती है कि छूटे ना, ठीक है ना। तो चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। मुंशी सदासुखलाल नियाज का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। पहले दिल्ली में रहते थे, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। बाद में ये प्रयाग में रहने लगे। ये आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। हर कीर्तन हर भजन में इनका मन लगा रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में ये चुनार मिर्जापुर में है, चुनार की ये तहसीलदार थे। बाद में वहां से ये नौकरी छोड़ने के बाद प्रयाग में ही रहने लगे थे। यहाँ इनकी जो भाषाई दृष्टिकोण है इनका, वो ये है कि खड़ी बोली में ये तत्सम शब्दावली के प्रबल समर्थक थे। माने शुद्ध खड़ी बोली के समर्थक थे, इसलिए तत्सम शब्दावली का प्रयोग करना ये पसंद करते थे। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, फारसी मिश्रित गद्य रचना पर इन्होंने नाराजगी या खेद प्रकट किया। इन्होंने फारसी मिश्रित गद्य रचना पर खेद प्रकट करते हुए कहा था, यह बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। फारसी मिश्रित गद्य रचना पर इन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना जिससे इनकी पहचान है वह है सुखसागर। सुखसागर की रचना इन्होंने विष्णु पुराण को आधार बनाकर खड़ी बोली में की थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखसागर की रचना का आधार क्या है। इनके नाम चूंकि सदासुखलाल से इनका रचना का नाम जुड़ा है, सुख जो है शब्द आया है, इसलिए सामान्य रूप से इसकी पहचान हो जाती है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि सुखसागर की रचना किसके आधार पर की गई है। तो इन्होंने विष्णु पुराण को आधार बनाकर खड़ी बोली में इसकी रचना की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इनकी दूसरी रचना है मुंतक उत तवारीख। ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, मुंतक उत तवारीख। इस रचना में इन्होंने अपना जीवन परिचय, अपना जीवन वृत्तांत लिखा है। और एक और बुद्धि प्रकाश नामक पत्रिका है इनकी, जो वास्तव में नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। तो ये तीनों के बारे में आपको जान लेना है यहाँ, सुखसागर, मुंतक उत तवारीख और बुद्धि प्रकाश के मामले में। तो यहाँ आपने मुंशी सदासुखलाल नियाज के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी, उसको जान लिया। अब आइए दूसरे आरंभिक चार नायकों में दूसरा बड़ा नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम, इंसाल्लाह खां। इंसाल्लाह खां का जन्म 1752 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1827 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। बाद में ये शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में, उस समय में ये दिल्ली में रहने लगे थे। उसके बाद में अंतिम समय में ये लखनऊ में रहे।
मस्खरे टाइप के लेखक थे। इनकी भाषा में प्रायः तुकांत भी है, लच्छेदार भाषा भी है। तो ये बड़े जिसको कहें मस्खरे टाइप के लेखक थे, विद्वान थे। ये उर्दू, फारसी, हिंदी 3 भाषाओं की इनको अच्छी जानकारी थी। इनकी उर्दू में भी रचनाएं हैं, फारसी में भी रचनाएं हैं, लेकिन हमको आपको यहाँ हिंदी रचनाओं से ही मतलब रखना है। तो ये उर्दू, फारसी और हिंदी तीनों के विद्वान थे। इनकी ख्याति का आधार जो हिंदी में है वो है रानी केतकी की कहानी। इसको अनेक बार आपने सुना होगा, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको जान लीजिए। रानी केतकी की कहानी, इसकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में की थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इसको जो है यह जो बहुत महत्वपूर्ण है जान लीजिए कि उदयभान चरित, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पूछा जाता है उदयभान चरित किसकी रचना है, तो इंशाअल्लाह खां, क्योंकि कई बार हमने इसको देखा है कि यह भी नाम प्रचलन में है, उदयभान चरित नाम भी प्रचलन में है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। यह हास्य प्रधान शैली में लिखित है, हास्य प्रधान शैली में लिखित है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, बाबू श्याम सुंदर दास, बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यहाँ यह तथ्य बहुत ध्यान देने योग्य है कि बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इनकी भाषा के, इनके गद्य का, इनकी भाषा का एक नमूना आप देखिए। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी, कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाकर मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो कहानी लिखी जाए, जो गद्य लिखा जाए, वो क्या हो, हिंदी छूट और उसमें किसी बोली या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव न हो, यानी अपने शुद्धतम भाषा की शुद्धतम भाषिक रूप में लिखी जाए। ठीक है, तो साथियों इस अभी हमने इस पेज में सदासुख लाल जी और इंशाअल्लाह खां, इन दोनों की चर्चा की। अब आइए हम लल्लू लाल के बारे में बात करते हैं। साथियों, लल्लू लाल जी का जन्म आगरा में हुआ था। जन्म वर्ष 1763 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1825 में हुई थी। तो इनके जन्म के संदर्भ में ये बात हुई। ये रोजगार की तलाश में कोलकाता गए थे, तत्कालीन कलकत्ता गए थे। वहाँ ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर उन्होंने काम किया। ये आप जान लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज से हिंदी के जो प्रथम 4 नायक हैं उनमें से 2 सदल मिश्र और लल्लू लाल जी, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थी। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने भाखा मुंशी के पद पर कार्य किया। वहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको 2 सहायक मिले थे। एक का नाम था काजिम अली जवां, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भाखा मुंशी के पद पर ये कार्य करते थे तो उसमें इनको 2 सहायक मिले थे। एक का नाम था काजिम अली जवां और दूसरे थे मजहर अली विला। ठीक है ना, तो यह इनके बारे में हो गया इनका व्यक्तिगत परिचय। इनकी भाषा नीति के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी का विचार है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। अब आप समझ हो गए होंगे कि इनकी खड़ी बोली में ब्रज का भी प्रभाव दिखता है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण कथन लल्लू लाल जी का जो स्टेटमेंट है, वो लल्लू लाल जी जो हैं वो उर्दू के लिए एक विशेष शब्द उन्होंने प्रयोग किया, यामिनी भाषा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहकर संबोधित किया, तो ये लल्लू लाल जी ने किया था। यह बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम लल्लू लाल जी की रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के प्रारंभिक 4 नायकों में सबसे ज्यादा रचनाएं लल्लू लाल जी की ही मिलती है। उन्होंने कुल 11 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से अधिकांश अनुदित थे। उनका
एकमात्र मौलिक ग्रंथ कहा जाता है कि ब्रजभाषा व्याकरण था, लेकिन जो भी उन्होंने अनुवाद किया उससे निश्चित ही खड़ी बोली की विकास में, खड़ी बोली की समृद्धि में बहुत सहायता मिली। तो आइए इनके ग्रंथों के बारे में हम तेजी से बात कर लेते हैं। इनका पहला ग्रंथ ये सिंहासन बतीसी। सिंहासन बतीसी का रचना काल 1801 ईस्वी है। यह खड़ी बोली में है। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु इसको आप देख लीजिए। सिंहासन बतीसी का रचना काल 1801, ये खड़ी बोली में है। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, ये सुंदरदास कृत ब्रजभाषा गद्य, यानी मूल रूप में सुंदरदास जी की रचना ब्रजभाषा गद्य में थी। काजिम अली जो इनके सहायक थे, काजिम अली की सहायता से खड़ी बोली में इन्होंने इसका अनुवाद किया। अब अगली रचना देखते हैं, वो अगली है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी का रचना काल भी 1801 ईस्वी है। इसकी भी भाषा खड़ी बोली है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, शिवदास कविकृत संस्कृत ग्रंथ पंचविंशतिका का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया और लल्लू लाल जी ने उस ब्रजभाषा अनुवाद का काजिम अली की सहायता से खड़ी बोली में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है माधोनल। यह भी खड़ी बोली में है। इसका रचना काल 1801 ईस्वी है। अगली चौथी रचना इनकी महत्वपूर्ण, वो है राजनीति। राजनीति का भी रचना काल 1802 ईस्वी है। राजनीति का रचना काल इसमें देखिए 1802 ईस्वी में है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है, राजनीति जो है वो ब्रज भाषा में है। इनकी 3 रचनाएं ब्रज भाषा में है। एक तो राजनीति, दूसरी माधव विलास और तीसरी लाल चंद्रिका। माधव विलास और लाल चंद्रिका पर आगे भी चर्चा होगी। तो ये बाकी जो है 8 रचनाएं खड़ी बोली में है। तो राजनीति भी जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। तीनों ये आप याद कर लीजिएगा, राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका, इनकी 3 रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में है। राजनीति 1802 ब्रज भाषा, ये क्या है, ये हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। ठीक है, चलिए अगली रचना जिससे लल्लू लाल जी की ख्याति है, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही चर्चित रचना, वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर से इनकी ख्याति है। इसका रचना काल 1810 ईस्वी है। इसकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में की है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि प्रेम सागर को एक और नाम से जाना जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह तथ्य वह है नागरी दशम। प्रेम सागर का एक और उपनाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, वह है नागरी दशम। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य है। अब ये प्रेम सागर क्या है, आचार्य चतुर्भुज मिश्र कृत भागवत के 10वें स्कंध के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली अनुवाद है। ठीक है ना, क्या होगा, ये आचार्य चतुर्भुज मिश्र कृत भागवत के 10वें स्कंध के ब्रज भाषा अनुवाद। उन्होंने चतुर्भुज मिश्र ने इसको क्या किया था, भागवत के 10वें स्कंद का ब्रज भाषा अनुवाद किया था। और लल्लू लाल जी ने क्या किया था, उस ब्रज भाषा अनुवाद से खड़ी बोली अनुवाद किया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ हमने इस पेज में लल्लू लाल जी की 5 रचनाएं देखी। अब आइए लल्लू लाल जी की आगे एक रचनाएं देखते हैं। साथियों, लल्लू लाल जी की अगली रचना है लताइफ ई हिंदी। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है। इसका रचना वर्ष है 1810 ईस्वी। इसमें खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आप समझ रहे हैं, जिसको आप रेखता या हिंदुई कहकर भी संबोधित किया था क्रिस्ट वगैरह ने, उसको हिंदुस्तान। खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 कहानियां इसमें संग्रहित हैं। किसमें, लताइफ ई हिंदी में। और इसको लल्लू लाल जी ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया था, वह है बजुबान की रेखता। ये बहुत ध्यान से देखिए, लताइफ ई हिंदी के लिए लल्लू लाल जी ने एक शब्द प्रयोग किया, वो है बजुबान ई रेखता। ध्यान से देख लीजिए। अब आइए अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। अगली रचना है इनकी शकुंतला नाटक। इसका रचना काल है 1810 ईस्वी में। यह भी खड़ी बोली में है। यह मोतीराम कृत ब्रज भाषा ग्रंथ का खड़ी बोली अनुवाद है। ठीक है साथियों, अगला और इनका मौलिक ग्रंथ ब्रज भाषा व्याकरण महत्वपूर्ण है। 1811 से ईस्वी में उन्होंने लिखा था। ब्रज भाषा व्याकरण इन्होंने 1811 ईस्वी में लिखा था। ब्रज भाषा व्याकरण इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था।
यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, यह लल्लू लाल जी की मौलिक रचना है। ठीक है, चलिए अगली रचना इनकी सभा विलास, इसका रचना काल 1818 ईस्वी है, यह भी खड़ी बोली में है। अगली रचना इनकी है माधव विलास, इसका रचना वर्ष 1817 ईस्वी, ये ब्रज भाषा में है और यह एक चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना है। अगली रचना इनकी है लाल चंद्रिका, अगली रचना इनकी है लाल चंद्रिका। यहाँ सभा विलास का साथियों टाइम संशोधित कर लीजिए, सभा विलास का रचना वर्ष है 1815, ठीक है ना। सभा विलास का 1815 खड़ी बोली में, माधव विलास 1817, यह ब्रज भाषा में, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इनकी 3 रचनाएं, राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये तीनों ब्रज भाषा में है। तो माधव विलास क्या है, ब्रज भाषा में है, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इनकी अंतिम रचना है लाल चंद्रिका, इसका रचना काल है 1818 ईस्वी, यह ब्रज भाषा में है और ये क्या है, बिहारी सतसई की टीका है। ठीक है साथियों, तो लल्लू लाल जी के लगभग 11 ग्रंथों पर चर्चा हो गई, सभी ग्रंथों पर। अब आइए खड़ी बोली के जो चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो आरंभिक 4 नायकों की हम बात आज कर रहे हैं, उनमें सदल मिश्र जी। सदल मिश्र जी का जन्म 1768 ईस्वी और मृत्यु 1848 ईस्वी हुई थी। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण शुरू में मैंने चर्चा की थी कि यह भी फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने भी अध्यापन कार्य किया, ये भी वहाँ मुंशी रहे, फोर्ट विलियम कॉलेज से ये भी संबंधित रहे। ये आरा जनपद यानी बिहार के आरा जनपद के निवासी थे। इनकी आरा जनपद निवासी होने के कारण इनकी भाषा पर पूर्वीपन का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें इनकी ख्याति का आधार, जिनकी पहचान का आधार बहुत चर्चित रचना है, वो है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान का प्रकाशन यानी रचना काल जो है 1803 ईस्वी है, यह खड़ी बोली में लिखा गया है। नासकेतोपाख्यान का एक और नाम है साथियों, वह है चंद्रावती कथा। चंद्रावती कथा नाम से भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चंद्रावती कथा किसकी रचना है। तो चाहे नासकेतोपाख्यान पूछा जाए, चाहे चंद्रावती कथा पूछा जाए, यह दोनों जो है एक ही बात होगी, इसलिए इसको जान लीजिए कि नासकेतोपाख्यान का नाम चंद्रावती कथा भी है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको जोर देकर कहना चाहूँगा, नासकेतोपाख्यान ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का हिंदी रूपांतर है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि नासकेतोपाख्यान का वर्ण विषय कहाँ से लिया गया है, तो यह कठोपनिषद से लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का हिंदी रूपांतर नासकेतोपाख्यान है। अगली इनकी रचना है साथियों रामचरित, जिसका प्रकाशन वर्ष 1806 ईस्वी है। यह आध्यात्म रामायण पर आधारित है और इसमें यह 7 कांडों में विभक्त है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, वो शब्दकोश था, वह है हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी, और ये 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो साथियों, आज हमने खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक 4 नायक, जो जिनका की खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के उत्थान में, खड़ी बोली की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इन पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि यह सारे तथ्य आपने समझा होगा, इनको नोट किया होगा और यह निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगली कक्षा में हम फोर्ट विलियम कॉलेज का खड़ी बोली गद्य में उत्थान, उस पर चर्चा करेंगे। एक निवेदन साथियों, चूंकि एक मैंने शुरू में चर्चा की थी कि मेरा एक मिशन है, मैंने हिंदी गद्य के पूरा संपूर्ण पैकेज देने के लिए एक मिशन की तरह मैं काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से मैं उसको आपको दूंगा। आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, जीआईसी लेक्चरर की, डीएसएसबी की, राजस्थान टीजीटी की, केवीएस एमबीएस की, नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सब आपके लिए, यह सब क्या है, ये कॉमन है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यदि आपके जान पहचान में, आपके जाने में कोई भी हिंदी से तैयारी करने वाला हो, तो निश्चित रूप आप प्लीज़ कृपा करके इसको उनके साथ शेयर करिए, जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करिए, जिससे हर वीडियो की, हर क्लास की आपको सूचना मिल जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए प्रकरण से। तब तक के लिए धन्यवाद।